हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी। आधे घंटे की क्लास होगी और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो study19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है? दोस्तों, रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमत स्तर है वो है 45 डेसिबल। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो मानक है उसके अनुसार आवासीय क्षेत्र में, यानी कि जहाँ लोग रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक शोर की जो स्वीकार्य सीमा है वो 55 डेसिबल है। और अगर रात के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, तो वो है 45 डेसिबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 45 डेसिबल। नेक्स्ट, परश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितनी? तो दोस्तों ये होती है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। जी हाँ दोस्तों, परश्रव्य तरंग या परश्रव्य तरंग वो तरंग होती है जिसको हम अपने कानों से सुन नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के कानों को सुनाई देने के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होनी चाहिए। अगर इससे अधिक की आवृत्ति होती है तो उससे हमारा कान नहीं सुन सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो होगा वो होगा परश्रव्य तरंग। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो दोस्तों वो है हमारा ध्रुवण। जहाँ दोस्तों ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, ध्रुवण होता है अनुप्रस्थ तरंगों में, जबकि जो हमारा ध्वनि तरंग है ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो दोस्तों आपको पता हो गया कि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में घटित होता है और ध्वनि हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इसलिए ध्रुवण की जो घटना है वह ध्वनि तरंगों में घटित नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दोस्तों तापमान का ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है, घनत्व का भी पड़ता है, आर्द्रता का भी पड़ता है, लेकिन दोस्तों दाब का प्रभाव ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता, यानी कि दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा दाब। नेक्स्ट, ध्वनि नहीं गुजर सकती है कहाँ से? तो दोस्तों निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात से। नेक्स्ट, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? दोस्तों मैंने आपको बताया कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो। दोस्तों द्रव और गैसों की अपेक्षा ध्वनि जो है ठोस में तेज़ी से चलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टील में, यानी कि राइट आंसर होगा ध्वनि सबसे तेज यात्रा स्टील में करेगी। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है? दोस्तों ध्वनि का जो तारत्व है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों आवाज़ का मोटा होना या पतला होना,
हम कहते हैं कि इनका आवाज़ मोटा है, इनकी आवाज़ पतली है, तो वो उसका तारत्व कहलाता है। ध्वनि का वो तारत्व कहलाता है, और जो तारत्व होता है वो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। तारत्व बढ़ाने के साथ ही ध्वनि पतली होती जाती है, और तारत्व अगर कम कर दें तो ध्वनि मोटी होती जाती है। तो राइट आंसर होगा आवृत्ति। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों स्टेथोस्कोप जो है वो काम करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। जहाँ दोस्तों स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम में आता है। दोस्तों स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की जो धड़कन होती है उसकी ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टरों के कानों में सुनाई देती है। तो ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, सॉरी एक ही क्वेश्चन लग रहा है कि 2 बार रिपीट हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? दोस्तों चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य तरंग होती है। दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक क्षमता होती है हमारे कानों को सुनने की, और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होता है यानी 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर होता है वो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन वो किसे सुनाई देता है? वो चमगादड़ को सुनाई देता है। और चमगादड़ पराश्रव्य तरंग छोड़ते भी हैं, तो चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो वो हो जाएगा पराश्रव्य। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है कौन सा? तो दोस्तों वो होता है आयन मंडल। जी हाँ दोस्तों, आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। दोस्तों मुख्यतः 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल ही आयन मंडल कहलाता है, और रेडियो तरंगे इसी में अच्छे ढंग से कह सकते हैं या फिर प्रयुक्त रूप से इसमें जो है कि चलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयन मंडल। नेक्स्ट, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह क्या करे? दोस्तों एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह कंपन करता हो। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से ही उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपन करता हो। नेक्स्ट, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एमआरआई मशीन, एमआरआई का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्वेश्चन आपने पूछता है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है या पूरा रूप बताइए, तो हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर चुंबकीय अनुनाद चित्रण। दोस्तों इस चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। तो एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा चुंबकीय तरंगों का। नेक्स्ट, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसका? तो दोस्तों न्यूटन का जो पहले गति का नियम है वो संकल्पना देता है जड़त्व का। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, और ये तीनों जो है बल और वस्तु के गति के बीच संबंध को बताते हैं। और अगर हम उसके पहले नियम की बात करें तो पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और दोस्तों न्यूटन के पहले गति के नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व का। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट काम करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम जो कहता है प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण हैं। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम पर। नेक्स्ट, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? दोस्तों रॉकेट की गति पर संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है,
और रॉकेट की गति पर रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही लागू होता है, तो राइट आंसर होगा संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम का जो परिभाषा था वो दिया गया था न्यूटन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि एक दूसरे की ओर खींचने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार अगर किसी ने कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश की तो वो थे आइजैक न्यूटन। दोस्तों उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो यह क्या दर्शाता है? दोस्तों यह रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, साइकिल के टायर के अचानक फटने पर बहुत कम समय में ही टायर की जो हवा है उसका विस्तार हो जाता है, जिसमें उष्मा को स्थानांतरण का समय नहीं मिल पाता। अतः ऐसे उष्मारोधी परिवर्तन को ही रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म परिवर्तन। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा है क्या? सॉरी, आइए देख लेते हैं। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है। दोस्तों नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का जो दूरी होता है वो समय ग्राफ पे एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। यानी नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ पर एक सरल रेखा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।